नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सपना देखते हैं। हर माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भर्ती करवाते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सितारगंज के शक्ति फार्म में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर को अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शामिल किया गया है। विद्यालय में अब जो है उच्च गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को मिल पाएगी। विधायक सौरभ बहुगुणा ने इसका उद्घाटन किया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अब अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में गरीब के बच्चों को भी अंग्रेजी मीडियम से कम खर्च पर बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। वैश्विक पटल पर अंग्रेजी भाषा के महत्व को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। बता दें कि राज्य में 190 स्कूलों का उत्कृष्ट विद्यालयों में चयन किया गया है। इनमें शिक्षकों की तैनाती और स्क्रीनिंग भी कर दी गई है। तो उत्तराखंड के गरीब बच्चों का सपना साकार होने जा रहा है। 190 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें उत्कृष्ट विद्यालय में शामिल किया गया है। उत्कृष्ट अटल योजना के तहत इन विद्यालयों को शामिल किया गया है। इन स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और जो बच्चे हैं उनके भविष्य को पंख लग सकेंगे। तो अब उत्तराखंड सरकार की शिक्षा को लेकर सराहनीय पहल देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में लगातार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। और पूरे क्षेत्र को बधाई देता हूँ। इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में कन्वर्ट किया गया है और पूरे क्षेत्र को बधाई देता हूँ। पूरे सितारगंज ब्लॉक में सिर्फ 2 कॉलेज आए थे, जिसमें एक बेस्टी बना है और एक हमारा रुद्रपुर इंटर कॉलेज बना है। आज हमारा जो रुद्रपुर इंटर कॉलेज है वो CBSE बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा और उनकी फ़ीस जो है वो वही पुरानी सरकारी फ़ीस है, कोई फ़ीस में बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी। और मैं केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में उत्तराखंड में परिवहन व्यवसायी परेशान हैं। दरअसल कोरोना की मार ऐसी पड़ी है कि जो उनका काम धंधा है वो चौपट हो गया है और जो चारधाम यात्रा है वो भी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इन व्यवसायियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी 4 दिनों के उत्तरकाशी के भ्रमण पर हैं। इस दौरान गंगा यमुना टॉन्स वैली जिला महासंघ के परिवहन व्यवसायियों ने मंत्री जी का स्वागत किया और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि परिवहन से जुड़ी सभी मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और जल्द ही वाहन चालकों के हितों में कैबिनेट उचित फैसला लेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा 2 साल से बंद है, जिसकी वजह से परिवहन व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई वाहन चालक तो अपनी गाड़ियों के लोन की किस्त भी नहीं चुका पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं दिक्कतें कितनी बड़ी हैं। दरअसल कोरोना काल का असर हर वर्ग पर पड़ा है। परिवहन व्यवसायी भी इससे अछूते नहीं हैं और वो भी इसका सामना करना पड़ रहे हैं। अब सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन क्या जो व्यवसायी हैं, जो परिवहन व्यवसायी हैं, उनकी दिक्कतें दूर हो पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुभाष बडोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, परिवहन व्यवसायी परेशान हैं, मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन आखिर उनकी मांगे क्या हैं? क्या कुछ चाहते हैं परिवहन व्यवसायी सरकार से? जी तो मैं बता दूं, क्योंकि जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी है तो वो अपने 4 दिवसीय भ्रमण पे उत्तरकाशी आए थे। तो जब वो यमुना वैली में नौगांव में पहुंचे तो वहाँ के जो जितने भी मैक्सी चालक महासंघ है उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके नारेबाजी भी की और साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन मंत्री को सौंपा कि पिछले 2 सालों से उनका जो व्यवसाय है पूरा चौपट हो चुका है। न तो वहाँ पे जहाँ इस समय पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा चल रही है जिससे कि उनकी रोजी रोटी ठीक ठाक चलती थी, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि कोविड-19 के चक्कर में उनकी चारधाम यात्रा जब से ठप हुई है तो उनकी रोजी रोटी पे संकट आ गया और साथ ही जो गाड़ियों की किस्त है, टैक्स है, रोड टैक्स से लेकर सारा जो भी है उनको भरना पड़ रहा। तो उनकी सरकार से ये मांग है कि कैबिनेट जो है टैक्सी चालकों की सुध ले और ये टैक्स से लेकर जो उनकी किस्तें हैं उसको माफ करवाने की कोशिश करें।
अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूंगा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्या कुछ आश्वासन दिया है परिवहन व्यवसायियों को? क्योंकि मांगे तो सरकार से कर दी गई हैं, लेकिन क्या सरकार उन मांगों को पूरा कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, मंत्री जी ने उनको उससे आश्वासन दिया है कि कैबिनेट में पहले भी कई बार कैबिनेट बैठ चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, कोई ठोस उसमें निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि इस बार नए मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके बनने के बाद एक समय हो सकता है कि कैबिनेट में उनके उसमें कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूंगा, दरअसल जो परिवहन व्यवसायी हैं उनकी दिक्कतें फिलहाल तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जो चारधाम यात्रा है वो इस बार भी रद्द हो गई है। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, और जिस तरह से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो तीसरी लहर होगी वो पहले की 2 लहरों से भी खतरनाक होगी। तो ऐसे में दिक्कतें तो अभी और भी सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो जो परिवहन व्यवसायी हैं उनकी बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अगर इन परिवहन व्यवसायों की बात की जाए तो ये मैक्सी कैब वाले होते हैं, तो इनकी जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती है, वैसे मुख्यतः 4 धाम यात्रा पे ही जुड़ रहे थे, क्योंकि उत्तरकाशी में 2 धाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री। उसके अलावा इस माह सावन में कांवड़ यात्रा भी शुरू होती है, तो ऋषिकेश से गंगोत्री, गोमुख या इधर आपके खरसाली तक गाड़ियां जाती है। लेकिन जब से कांवड़ यात्रा बंद हुई है और 4 धाम यात्रा बंद हुई है, तो तब से ही इनका जो व्यापार है वो चौपट पड़ा हुआ है। अब उम्मीद तो उन्होंने लगा रखी है कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो वो राहत की सांस ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सुभाष, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। सितारगंज में बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल शक्ति फार्म के लोगों ने विद्युत उपकेंद्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर कहना है कि इतनी बड़ी आबादी जब है तो फिर यहां पर विद्युत उपकेंद्र क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो सितारगंज के शक्ति फार्म में विद्युत उपकेंद्र न होने से जनता परेशान है और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ समाजसेवी फकीर सिंह कन्याल का कहना है कि शक्ति फार्म में बड़ी आबादी है, लेकिन इसके बावजूद विद्युत उपकेंद्र नहीं बनाया गया है और लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए शक्ति फार्म के लोगों को सितारगंज जाना पड़ता है। इस वजह से लोगों का न सिर्फ वक्त बर्बाद होता है बल्कि पैसों का भी दुरुपयोग होता है। लोगों ने बिजली विभाग से सवाल पूछा है कि जब नानकमत्ता में इतनी ही जनसंख्या होने के बाद विद्युत उपकेंद्र संचालित किया जा सकता है, तो फिर शक्ति फार्म में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से क्यों नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा आप बिजली का बिल जमा करने के लिए लोगों को 3-4 चक्कर मारने पड़ते सितारगंज में, मारने पड़ते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग वहाँ जा नहीं पाते, कुछ लोग अनपढ़ हैं जिसपे एंड्रॉयड फ़ोन है, वो चलो वो तो ऑनलाइन बिल जमा कर सकता है। यहाँ सब गरीब मजदूर हैं, दिन भर की दिहाड़ी 300 रुपये करके बेचारे मुश्किल से पैसे जुटाते हैं। लेकिन जब वो पैसे बिल जमा करने के लिए जाते हैं तो शक्ति फार्म में कुछ साइबर कैफ़े या किसी लोगों से डलवाते हैं, तो भाई आदमी अपना सुविधा शुल्क लेता है कि 50 रुपये 60 रुपये दो। अब बेचारा 1 महीने का बिल जमा करने का 400-500 रुपये बिल जमा करने का 50 रुपया ऊपर से अगर चार्ज देगा तो विद्युत विभाग की नाकामी है। मैं कहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आज तक यहाँ पर जो राज कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, जो यहाँ पर भी आज तक समाज के उत्तरदायित्व संभालने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को संभालना चाहिए था, देखना चाहिए था कि आम जनता किस काम के लिए परिचित है, किस काम के लिए परेशान है। अरे सभी लोग यहाँ से बिल जमा करने के शक्ति फार्म से सितारगंज जा रहे हैं, 12 किलोमीटर दूर, 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करने के बाद 60,000 जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ कोई विद्युत उपकेंद्र नहीं खुलना चाहिए था। नानकमत्ता 12 किलोमीटर दूर है। काशीपुर की सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन सड़कों पर गड्ढे भरे हुए हैं और इन गड्ढों की वजह से जो हादसे हैं उन हादसों को ये गड्ढे दावत दे रहे हैं। वहीं जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाख शिकायतों के बाद भी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि काशीपुर के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से काशीपुर के गंगा बाबा रोड को मुख्य रोड के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इस रोड पर बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। आरोप है कि काशीपुर एसडीएम आकांक्षा वर्मा के आदेश के बाद भी एनएच अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर
जब रोड इतनी खस्ता हाल है तो इस पर आवागमन कैसे हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो रोड का जीर्णोद्धार का काम है वो कब शुरू होगा, कब तक पूरा होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों में जो कार्यदायी संस्था है वहाँ पे जिनकी सड़क है उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सड़कें जो हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की कहीं अगर ऐसी सड़कें हैं, चाहे अगर वो निगम की सड़कें हैं, चाहे एनएच के द्वारा अगर कोई ऐसी सड़कें बनाई गई हैं जो जहाँ जहाँ गड्ढे हैं कोशिश करेंगे कि बारिश के पहले उन सभी का निस्तारण कर लिया जाए। आपके माध्यम से भी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मुझे पता चले हैं। इसके लिए मैंने 2 दिन पहले ही जो एक्सियन है हमारे एनएच के, उनके एरिया में काफ़ी थे, तो उनको हम लोग ने हिदायत दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर गड्ढे जहाँ जहाँ हैं और जहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है उसका निराकरण नहीं किया गया तो पब्लिक न्यूसेंस का केस भी किया जा सकता है। तो अभी जो एनएच है वो एक्टिव हुआ है और आशा करती हूँ कि कल तक उनके जो गड्ढे आपके द्वारा माध्यम से बताए गए थे उसका निराकरण कर लिया। रुड़की में भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई सारी दवाइयों को एक साथ जलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हरिद्वार के एसीएमओ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स को फटकार लगाई है। तो रुड़की के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में दवाइयों को जलाने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद हरिद्वार के एसीएमओ मौके पर पहुंचे और डॉक्टर्स को फटकार लगाई। साथ ही मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसीएमओ ने कहा कि इतनी दवाइयों को क्यों जलाया गया, इसकी जांच बारीकी से की जाएगी। अगर कोई भी खामी पाई जाती है तो संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिम्मेदार डॉक्टर से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो इमरजेंसी सर्विसेज थी वो देखी गई, ओपीडी सर्विसेज थी वो देखी गई, डिलीवरी वाला जो सेंटर पॉइंट है वो देखा गया। इसके अलावा जो जहाँ मेडिसिन होती है, मेडिसिन जो स्टोर है उसका भी निरीक्षण किया गया। तो कभी कभी जो बाकी जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल है उसको लेकर के कुछ समस्याएं यहाँ पे आ रही थी। मुझे भी पता लगा कि कुछ बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसका निस्तारण समय से नहीं हो रहा है और जो कुछ दवाइयाँ हैं उनका स्टॉक का वेरिफिकेशन मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें देख रहे हैं कि उसके बाद क्या करना है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिद्वार में एक महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप महिला के देवर पर लगा है। इस वारदात के बाद से जो महिला का देवर है वो फरार चल रहा है। घटना पिरान कलियर थाना इलाके के कोटा मुरादनगर की है। इस दौरान महिला का 2 साल का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपी देवर मौके से फरार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दौलतपुर के रहने वाली दीपा की शादी 3 साल पहले कोटा मुरादनगर के रहने वाले विपिन से हुई थी। महिला का 2 साल का बच्चा है और वो गर्भवती भी थी। लोगों की माने तो जब महिला घर में अकेली थी तो देवर ने महिला के साथ मारपीट कर दी और 2 साल के बच्चे को भी उठाकर पटक दिया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। वहीं महिला की मौत हो चुकी थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। तो एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप महिला के देवर पर लग रहा है, लेकिन आपको बता दें कि महिला गर्भवती थी और जब ये मारपीट हुई थी उस वक्त महिला का 2 साल का बेटा भी वहां पर मौजूद था, जिसे इस मारपीट के दौरान गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। काशीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि जो कछुए होते हैं उनकी अवैध रूप से तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने 24 जिंदा कछुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। तो काशीपुर में कछुए की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। कछुए की तस्करी रोकने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत आईटीआई पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 जिंदा कछुओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मनोज लंबे वक्त से कछुए बेचने का काम करता था और यूपी के दढ़ियाल से कछुए पकड़कर गदरपुर और दिनेशपुर में बेचता था। पुलिस ने कछुआ तस्करी से जुड़े
और लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उससे और कौन कौन से राज निकलकर सामने आते हैं और बाकी आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। तो कछुआ तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस लगातार अभियान भी चला रही थी। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 24 कछुए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस जो बाकी तस्कर हैं उनकी तलाश में जुट गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस बाकी तस्करों को कब तक पकड़ पाती है। ये मुकुंदपुर गांव है जो हमारा नदी के किनारे, वहां से पकड़ा गया है। और इस व्यक्ति द्वारा जो बताया गया है वह दड़ियाल से कुंडेश्वरी और रामनगर का जो फॉरेस्ट है उसमें नदी एरिया से इसकी तस्करी करता था। और अत्यंत इनह्यूमन टाइप से, मतलब एक नुकीले लोहे की मदद से उसको ठेस देते हुए नदी से ये लोग पकड़ते थे। रात में ये पकड़ने के लिए निकलते थे और अर्ली मॉर्निंग ये लोग उसको पकड़ के अन्य जगहों पे सप्लाई करते थे। तो इसकी सूचना पे इसने अन्य भी नाम हमें नोट करवाया कि कौन कौन लोग पॉसिबली इस बिजनेस में है, कौन कौन लोग इसके खान पान में है। तो उन पे भी आने वाले टाइम में कार्रवाई की जाएगी। ये मुकुंदपुर उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम देखने को मिले। इस मौके पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जो लोग थे उन्होंने खाली जमीन पर पौधे लगाए, साथ ही साथ उनके संरक्षण की भी अपील की है। तो उत्तराखंड में हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पौधारोपण किया गया और लोगों से पर्यावरण को संरक्षित रखने की अपील की गई। सहसपुर विधानसभा के छरबा गांव में भी लोगों ने पौधे रोपे और लोगों को पौधारोपण का संदेश दिया। दरअसल पौधा रोपने भर से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, पौधों के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। आपने अक्सर खबरें देखी होंगी, उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं, जो जंगल हैं, वो गर्मियों के मौसम में आग से धधक उठते हैं। अब ऐसे में पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह से हुई थी उसकी तस्वीरें भी हमने देखी थी। तो उम्मीद करेंगे कि लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक होंगे, क्योंकि लोगों की जागरूकता बेहद अहम हो जाती है। जोशीमठ में भगवान फ्यूला नारायण धाम के कपाट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं में इस मौके पर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान फ्यूला नारायण की पूजा अर्चना की। तो जोशीमठ में भगवान फ्यूला नारायण धाम के कपाट खुल गए हैं। बता दें कि भगवान फ्यूला नारायण का मंदिर कल्प घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में है। मंदिर के कपाट श्रावण संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए खोल गए हैं। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पौराणिक मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान फ्यूला नारायण के श्रृंगार की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाती है, जिन्हें फ्यूलान भी कहते हैं। कल्प घाटी के आधा दर्जन गांव भेटा, भरकी, गवाणा, अरोशी समेत उर्गम घाटी के लोगों में इस मौके पर उत्साह देखने को मिला। लोगों ने फ्यूला नारायण धाम पहुंचकर भगवान को सत्तू और मक्खन का भोग लगाया। बता दें कि पहाड़ों पर उगने वाले विशेष फूल फ्यूला की वजह से भगवान को फ्यूला नारायण कहा जाता है। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लगातार नशे को लेकर युवाओं और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि पहाड़ों पर जो नशे की लत युवाओं को लग रही है उस पर रोकथाम लग सके। तो उत्तराखंड में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके अलावा लोगों को लगातार नशे के खिलाफ जागरूक भी किया जा रहा है। मंगलौर के लिबर हेडी गांव में उत्तराखंड पुलिसकर्मी शालू चौधरी और उनके भाई बीएसएफ के जवान शुभम चौधरी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। दरअसल पहाड़ों पर भी नशे के सौदागर सक्रिय हो गए हैं और पहाड़ों को अपनी जद में ले रहे हैं। लिहाजा अब लोगों और बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताकर जागरूक किया जा रहा है। तो अक्सर हमने उत्तराखंड में शादी ब्याह के मौके पर तस्वीरें देखी हैं। हमने देखा है कि किस तरह से जो उत्तराखंड के युवा हैं वो नशे की जद में आ रहे हैं। और
अब कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो तो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक जो नशे के सौदागर हैं वो इन लोगों को अपने जद में लेते रहेंगे। उत्तराखंड पुलिस सराहनीय काम कर रही है, लगातार नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पहाड़ों पर नशे पर पूरी तरह से अंकुश लगाना है तो उसके लिए लोगों की सहभागिता बेहद जरूरी हो जाती है। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।